नमस्कार, मैं हूं रवि के अंतरा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। बुधवार को देहरादून सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों में जहां स्थानीय उत्पादों के बढ़ावे की बात हुई, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार के साथ ही उत्तराखंड योग नीति लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। इसके अलावा 10 करोड़ तक के काम स्थानीय को दिए जाने, गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था, औद्योगिक विकास जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर धामी कैबिनेट में मोहर लगी है। कैबिनेट के फैसलों का प्रदेश हित में कितना असर देखने को मिलेगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। धामी कैबिनेट में लिए गए कई फैसले प्रदेश हित में मील का पत्थर साबित होंगे, इस बात को कहा जा सकता है। उत्तराखंड में योग नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके तहत योग ध्यान केंद्रों को पहाड़ में 20 लाख और मैदान में 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि 5 नए योगा हब से करीब 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां एक और 2500 योग शिक्षक योग सर्टिफिकेशन से प्रमाणित होंगे, वहीं 10,000 से अधिक योग अन्वेषकों को होम स्टे, होटल में रोजगार मिलेगा। इससे राज्य में योग और ध्यान केंद्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। भी प्रस्तुत की गई थी आयुष विभाग के द्वारा, उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें मुख्य तौर पे जो लक्ष्य है कि 2030 तक उत्तराखंड में कम से कम 5 नए योगा हब स्थापित किए जाएंगे और मार्च 26 तक राज्य के सभी आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें जो प्रोत्साहन और सुविधाएं जो दी जा रही हैं, जो नए स्थापित होने वाले और एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50% या 20 लाख तक की सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और इसमें विशेष तौर पे जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढेर झील को योगा हब के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। इसके अलावा योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रति परियोजना का अनुदान इसमें दिया जाएगा। वहीं कैबिनेट के मुख्य फैसलों में 10 करोड़ तक के काम स्थानीय को दिए जाने, गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था, औद्योगिक विकास जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों की चर्चा है। आपको बताते चले कि अब 10 करोड़ तक के काम स्थानीय को दिए जा सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के लागू होने के बाद राज्य के सभी विभागों में टेंडर से लेकर खरीद तक के नियम बदल जाएंगे। अभी 5 करोड़ तक के काम ही स्थानीय निवासियों को दिए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसकी सीमा 10 करोड़ कर दी गई है। धामी सरकार के फैसलों पर बीजेपी से जहां प्रदेश हित में बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। कभी यूसीसी, कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, मतलब कैबिनेट में अब आप योगा हब बनाएंगे। पिछली बार आप सलून बना रहे थे, इस बार आप योगा हब बना रहे हैं। उत्तराखंड तो वैसी देवभूमि है, सब लोग योगा करते हैं। योगा हब आप कैबिनेट में ऐसे फैसले करिए जिससे राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। कैबिनेट में ऐसे फैसले करिए जिससे कि राज्य में जो महंगाई से त्रस्त जनता है उसको महंगाई से कुछ राहत मिले। आप कैबिनेट में कुछ ऐसे फैसले करिए जिससे कि राज्य में जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदारी फिक्स करें कि राज्य के कप्तान, उस थाने का थानेदार, कोतवाल वो जिम्मेदार होगा जहाँ क्राइम होगा महिलाओं के खिलाफ। राज्य में इस समय जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि कोई कैबिनेट का निर्णय, आप सारे कैबिनेट के निर्णय सरकार के पिछले 3 वर्षों के आप उठा लीजिए, धरातल पे कौन सा कैबिनेट का निर्णय उतरा है? धरातल पर, जमीन पर कौन सा ऐसा निर्णय है जिससे कोई क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तराखंड के अंदर हो गया होगा? 8 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलते हुए हो गए। इस राज्य की सरकार में धामी जी को 3 साल पूरे हो गए। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री पिछली सरकार में रहे, लेकिन राज्य में नौजवानों के भविष्य के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए कोई ऐसा काम बतावें जिससे किसी को राहत मिली हो, रोजगार मिला हो, नौकरी मिली हो, काम मिला हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय को लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 10 करोड़ तक की लागत के जो कार्य हैं वो स्थानीय पंजीकृत फर्म को ही दिए जाएंगे।
और साथ में जो उत्तराखंड योग नीति है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति मिल गई है, मोहर लग गई है और अब योग नीति के माध्यम से 13,000 से ज्यादा जो रोजगार है वो इस दिशा में सृजित होने जा रहे हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बड़े उद्योगों को लगाने के लिए अनुदान है, स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें छूट मिल रही है और जितने भी हमारे तीमारदारों को लेकर विश्राम गृह की योजना है उस दिशा को हम आगे उसमें बढ़ रहे हैं और उपनल कर्मचारियों को लेकर एक विशेष समिति का गठन किया है जिससे आने वाले समय में जो निर्णय है वो उनके हित में लिए जाएंगे। प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार भाजपा संकल्पित है, प्रदेश हित के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर तो बीते रोज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में जो अहम प्रस्ताव पारित हुए हैं उसको लेकर हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे कि धामी कैबिनेट में लिए गए फैसलों से प्रदेश हित में कितना बदलाव आएगा और इससे क्या कुछ चीज़ें बदलेंगी जिन दावों को सरकार कर रही है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ बातचीत के दौर को शुरू करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बंदोनी जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से अभिषेक भंडारी जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ दीपक रावत जी हैं और आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया जी हैं। प्रेम पंचौली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा जी, क्योंकि धामी कैबिनेट में 11 जो प्रस्तावों पर बात की गई, 11 प्रस्तावों पर जो मोहर लगी है, प्रदेश हित में इन फैसलों को कैसे देखा जा सकता है? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस कैबिनेट में जितने भी फैसले लिए गए हैं वो मैं कहूँगी एक बहुत ही सराहनीय फैसले हैं और ये सारे के सारे फैसले राज्य को बहुत ही आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ करेंगे और जिस प्रकार से राज्य की जो जनता है, चाहे उसमें हमारे नौजवानों की हम बात कर लें या हम रोजगार देने की बात कर लें, तो हर क्षेत्र में धामी सरकार द्वारा लिए गए फैसले राज्य को आगे ले जाएंगे। और जहां तक हमारे स्वरोजगार के बारे में हम बार बार बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं, जो वो स्थानीय लेवल पर मैं ये कहूँगी प्रोडक्शन करते हैं चीजों का, उनको किस प्रकार से हम बाजार उपलब्ध करवाएं। और अगर जो उपनल कर्मचारियों की कई समय से मांग आती रही कि उनको रोजगार मतलब उनको व्यवस्थित किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए, तो उसके बारे में भी कैबिनेट ने आज फैसला ले लिया, एक समिति बना दी गई है और बहुत जल्द धामी जी ने मैं कहूँगी ये कहा है कि हम उनको किस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से उनको परमानेंट और स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाएगी, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा करी है। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे जितने भी कैबिनेट ने फैसले लिए हैं ये अपने में ही बहुत अहम फैसले हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है इन सभी फैसलों का उत्तराखंड में की जो जनता है उसमें को देखने में एक व्यापक स्तर पर इसका असर मिलेगा और ये विकास के साथ साथ मैं कहूँगी ये सारे फैसले हमारी विरासत को भी आगे ले जा रहे हैं। अगर आज हम चर्चा करें, पिछले दिनों सैलून खोलने की बात रही हो या अभी हम उत्तराखंड में ये पर्यटन की दृष्टि से योगा सेंटर खोलने की बात हो रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि धामी सरकार राज्य के जो युवा है या जो राज्य के संसाधनों को किस प्रकार हम अपने राज्य के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार उनको अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं ताकि जो यहाँ की स्थानीय जनता है उसको भी फायदा मिले, सरकार जो है उसका राजस्व बढ़े और जितने भी हम कार्य राज्य में कर रहे हैं, चाहे वो जन कल्याण के कार्य हो, चाहे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर देना हो, रोड का जाल बिछाना हो या किसी भी तरह की हम क्योंकि रवि जी हमें पता है जब हम राज्य को आगे ले जाते हैं विकास की और अगर हमें ले जाना होता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। तो अगर हमारी नीतियां अच्छी होंगी और वो इस प्रकार से होंगी कि जो हमारे पास स्थानीय संसाधन है उनको हम सही तरीके से मैनेज करेंगे तो निश्चित तौर पर राज्य की जो राजस्व है वो बढ़ेगा और उससे हम अपने राज्य को विकास की तरफ ले जाएंगे। तो मुझे लगता है धामी सरकार इन निर्णयों को लेकर बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छे निर्णय उत्तराखंड में लिए जा रहे हैं और जिनका व्यापक असर हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभिषेक भंडारी जी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया जो धामी कैबिनेट में जो फैसले लिए गए, चाहे वो योग नीति के बारे में बात हो, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के रोजगार की बात हो या फिर बात की जा रही है स्थानीय जो जिस तरीके से जो टेंडर दिए जा रहे थे उनमें जो धनराशि है उसको डबल दोगुना कर दिया गया और ये जो तमाम चीज़ें हैं कह रहे हैं कि क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले वक्त में। देखिए रवि जी, भाजपा की जो ये सरकार है ये समझ नहीं पा रही है कि अब कोई भी हम काम करें किस तरह से करें। कभी ये योग नीति पे आ जाते हैं, कभी ये खेल नीति पे आ जाते हैं, कभी ये पर्यटन नीति पे आ जाते हैं,
कभी ये मिलेट नीति पे आ जाते हैं। आप चर्चा उठा के देखें, पिछले अभी हमारे संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी बता रहे थे कि पिछले 3 साल के कार्यकाल को उठाएं, जो फैसले कितने धरातल पे उतरे। वाकई में आप बताएं, क्या 2022 से जितने भी कैबिनेट के फैसले हुए हैं, क्या धरातल पे कितने उतरे हैं? आप ये बता रहे हो कि हमने योगा नीति शुरू कर दी है और इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। अभी जुम्मा 1-1.5 महीने पहले केंद्र सरकार की जो नीति थी सोलर प्रोग्राम की, उसमें सब्सिडी मिलती थी, प्रदेश सरकार ने वो खत्म कर दी। आप सिर्फ और सिर्फ चर्चा में रहना चाहते हैं। मैं इस तरह से अभी प्रधानमंत्री जी का उदाहरण तो अभी दूंगा। जैसे 2014 में जब भाजपा की देश में सरकार बनी थी, पहली मोदी जी की पहली सरकार, तो मोदी जी ने बोला प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आज 11 साल 12 साल हो गए तो 24 करोड़ लोगों को नए रोजगार मिलने चाहिए थे। अब कितने धरातल पे हैं आपके पास आंकड़े, आप बताते नहीं हो। आपने सिर्फ नाम बदल के कभी योजना आयोग को आप दूसरा नाम दे देते हैं, कभी इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास बता देते हैं, कभी महाराणा प्रताप खेल को ग्राउंड को आप दूसरा। आपका सिर्फ चर्चा में रहना, और चर्चा में क्यों रहें। मैं इस तरह से अभी कुछ दिन पहले की एक और चर्चा बताता हूं। यहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और ऊर्जावान हैं। बहुत हमारे 1.5 करोड़ लोगों की उनके ऊपर बड़ा विश्वास था कि किस तरह से ये जनता के हित में फैसला लेंगे, रोजगार के अवसर खोलेंगे। इस तरह के योग नीति से क्या आपके अवसर खोलेंगे? ये अभी बता रहे हैं किसी दिन यूसीसी का कानून ले आते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक कानून पास किया। इन्होंने यहाँ पे मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि केंद्र से भी जो भी योजनाएं बनती हैं उनको पहले केंद्र पे हमारे प्रदेश में उतारा जाए। किस तरह से भाई, आपकी अपनी कोई नीति नहीं है। इससे पहले मैं जब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री भाजपाई के थे रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने एक आयुष नीति बनाई थी। कहां गई वो आयुष नीति? आप अब 1 साल 1.5 साल आपको चुनाव के होने हैं, प्रतिदिन आपको चर्चा में रहना है, धरातल पे कोई काम नहीं होना है। आप देख लो सारा देहरादून, मैं देहरादून राजधानी है इसलिए देहरादून की बात कर रहा हूं, पूरा देहरादून खुदा हुआ है, जाम की मार से है। आदमी अपने, अगर कोई अपने कार्य व्यवस्था में आधा घंटे के लिए निकलता है तो 2 घंटे 3 घंटे में पहुंचता है। आप बता रहे हो हमने दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच गए। क्या योजनाएं हैं? खाली नाम बदल के योग नीति, मिलेट नीति, कभी इस तरह से आप जनता को बरगला नहीं सकते हो। जनता के सामने पे आपकी कलई खुल चुकी है और भाजपा की सरकार बौखलाई हुई है। इसलिए कुछ न कुछ नए आए दिन नई बातें जनता के सामने ला रही है। ठीक है दीपक रावत जी, कुछ बहुत अहम फैसले जिसको सरकार दावा कर रही है कि अगर ये फैसले धरातल पर उतरते हैं तो ये मील का पत्थर साबित होंगे उत्तराखंड के लिए, जिसमें योग नीति की चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस प्रकार से ये नीति आई है, निश्चित रूप से यहाँ के जो बेरोजगार हैं और जो योग शिक्षक हैं या योग प्रशिक्षक हैं, उनको एक मौका मिल रहा है यहाँ पर अपने उस प्रशिक्षण को केंद्र खोलने का। लेकिन इसमें जो सरकार ने मात्र 35 करोड़ का, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, एक बजट रखा हुआ है। ये बजट कम से कम 100 करोड़ तक का होना चाहिए था। सबसे पहले तो 35 करोड़ का बजट, जिसमें आप ये कहा जा रहा है बहुत छोट लगता है कि एक खाना पूर्ति करी है। अगर इतनी अच्छी नीति है तो इस नीति में कम से कम 500 करोड़ 100 करोड़ का एक
होना चाहिए था और लंबी दूरगामी एक योजना चलनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पहाड़ के लोगों का, पहाड़ के जो मूल निवासी लोग हैं उन जिन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है योग का, उनको एक अच्छा मौका मिलेगा। जिसमें आपने भी कहा है कि अगर वो मैदानी इलाकों में खोलते हैं तो 10 लाख की सब्सिडी है और 20 लाख की सब्सिडी पहाड़ में है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप पहाड़ में जाएंगे तो पहाड़ में 20 लाख में कोई 20 लाख अगर लेगा तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट जब वो लगाएगा, प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा योग का, तब जाके वो 20 लाख सरकार उसमें कम करेगी जो उसको मिलेगा। और 1 करोड़ के लिए लोन अप्लाई करने के लिए जो प्राथमिकताएं, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे किस प्रकार की, वो चीज़ें अब तक क्लियर नहीं हुई हैं। तो एक तरीके से अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ निश्चित रूप से प्रारंभ में जो लग रहा है कि ये बहुत फायदेमंद होने वाला है आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए। चिंता का विषय क्या है कि नीतियां बहुत बनी हैं और पर नीतियां जब धरातल में आती हैं, उतरती हैं, तो वहां जाते जाते वो दम तोड़ देती हैं। केंद्र की एक नीति का नाम, एक योजना चली थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। करोड़ों पैसा आया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस योजना की शुरुआत करी थी और कहा था कि लाखों लोग प्रशिक्षित होंगे। आज 2025 में हम आ गए, ना प्रधानमंत्री जी, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता या नेतागण उस नीति से कितने लोग लाभार्थी हुए हैं उसका कोई डाटा किसी के पास नहीं है। विशेष उत्तराखंड की बात करूं तो उसका नाम लेना तक पसंद नहीं करते हैं। रातों रात लोगों ने सब सेंटर से पैसा कमाने के लिए, पैसा खाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले थे, लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया था, 15-15, 20-20 कंप्यूटर लगा दिए गए थे। वो सब हमारी आंखों के सामने हुआ। आज कहां है वो? आज कहां है वो योजना? क्या स्थिति में है? कितने लोगों को मिला? ये सारी चीजें। और दूसरा उदाहरण देता हूं प्रवीण जी, 3 दिन पहले सरकार ने स्वयं माना, रोजगार की स्थिति इस प्रदेश में क्या है सरकार स्वयं मान रही है। 3 साल में धाकड़ मोदी जी ने 23,000 लोगों को नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां। और देखिए, सेवा नियोजन कार्यालय नैनीताल ने एक, जो वहां के बेरोजगार लोग थे उनके लिए एक रोजगार के लिए एक व्यवस्था करी थी, रोजगार का मेले की व्यवस्था करी थी। 35,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा, 35,000। और नौकरी कितनों की लगी रवि जी? मात्र 13 लोगों की। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? रोजगार की स्थिति इस प्रदेश में क्या है इससे पता चलता है आपको। और नैनीताल सेवा नियोजन कार्यालय कहता है, मैं एक जिले की बात कर रहा हूं, हर वर्ष 35,000 लोग हमसे जुड़ते हैं। हर साल क्या लेते हैं? अपने आप को सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर सरकार ये डींगे मार रही है कि हमने 23,000 लोगों को रोजगार दिया, तो ये बताइए वनस्पत कितनों का दिया? जिलेवार उसकी सूची तो प्रस्तुत करिए, किस जिले के कितने लोग बने, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी है जिलेवार, ये भी तो पूरा डिटेल में आना चाहिए। 23,000 आप लोगों को कम लगता है या आपको शक है कि 23,000 दिया है कि नहीं दिया? कम है। हाँ। जिस देखिए, सेवा नियोजन कार्यालयों में जिस प्रकार से बेरोजगारों ने, शिक्षित बेरोजगारों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसके वनस्पति ये आंकड़ा कुछ भी नहीं है। सरकार, ये तो हम सरकार अगर 23,000 लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रही है, तो रवि जी पूछने का है कि कितने लोग अभी सेवा नियोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं, उसका आंकड़ा तो प्रस्तुत करिए। मैंने बता तो दिया, नैनीताल में हर साल 35,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सिर्फ एक हर साल की बात कर रहा हूं। तो जब एक जिले में 35,000 हो रहे हैं और उसी जिले से वो सरकार कह रही है कि पूरे उत्तराखंड में हमने 23,000 दिए हैं, तो आपको स्थिति समझ में आ जानी चाहिए। निश्चित रूप से हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, लेकिन उस स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए हमें नीतियां भी बनानी पड़ेगी। ठीक है। एक नीति, इसी का एक दूसरा पक्ष होगा। हाँ। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें नीति बनी थी कि 70% जो है स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जितने भी जो कंपनियां यहाँ पे लगी हैं। मैं आज श्वेत पत्र मांगना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जितने भी यहाँ पर कंपनियां लगी हैं, क्या वहां पर 70 से 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है? मैं चाहूंगा कि स्थिति स्पष्ट की जाए। यानी कि बात यह है कि नीति तो है, नीतियां, लेकिन वो उस पर काम हाँ, कितना किया जा रहा है ग्राउंड जिन पर, लोगों के लिए वो नीतियां बनी है, उन लोगों तक उनका लाभ भी पहुंचना बहुत आवश्यक है, यदि वो दम न तोड़े। ठीक है, आम आदमी पार्टी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। देखिए, योग नीति के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है और मेरे भाई दीपक रावत जी ने बहुत सारे प्रश्नों को उठाया, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न उनके बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रूर आज बीजेपी की प्रवक्ता से और सरकार के आपसे माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आपने योग नीति बनाई, बहुत टाइम से योग शिक्षक जो थे वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनकी सुनी और योग नीति बना दी।
मैं जानना चाहती हूँ क्या ये योग नीति हमारे स्कूलों में लागू होगी, हमारे नौनिहालों को योग पढ़ाया जाएगा, हम वेलनेस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम वेलनेस सेंटर खोलेंगे, हमारे सबसे बड़े वेलनेस सेंटर तो हमारे स्कूल हैं जहाँ पर हम उन बच्चों को योग के बारे में जागृत करें, योग शिक्षक वहाँ पर हों, उन बच्चों को बचपन से ही योग के बारे में पढ़ाया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद वो आगे बढ़कर एक सुखी और निरोगी जीवन हमारे बच्चे जी पाएं। तो क्या सरकार स्कूलों में योग शिक्षक नियुक्त करेगी या सिर्फ ये हवाई बातें हैं कि हम आप पहले 1 करोड़ का एक सेंटर लगा दीजिए और उसके बाद हम उसमें 10 लाख की सब्सिडी दे देंगे? जो हालत इस समय हमारे जो वो गाँव में जो आप लोगों ने कहा है ना कि हम वो खोलेंगे होटल्स वगैरह, आप अपने होम स्टे इज द राइट वर्ड, होम स्टे खोलेंगे। कितने गाँव में होम स्टे हैं और कितने गाँव में होम स्टे जो हैं वो अच्छा कमा रहे हैं? इसका आंकड़ा सरकार कभी नहीं दे पाई, मैंने पहले भी कई बार पूछा है। और ये नीति सिर्फ हवाई नीति। दूसरा एक प्रश्न मेरा और है, आपने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों का प्रचार करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है। इन्वेस्टर समिट होता है तो ताज होटल को कैटरिंग क्यों दे दी जाती है? क्या उस समय हमारे स्थानीय उत्पाद आपको खाने लायक नहीं लगे, या आपके जो विदेशी मेहमान आए थे क्या उनके सामने परोसने लायक हमारे उत्पाद नहीं थे कि आपको ताज होटल को कैटरिंग देनी पड़ गई? तीसरा प्रश्न, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने, मेरी बहन ने कहा कि हमें वाकई में पैसे की जरूरत है, हम नीतियां बनाएंगे, उससे जनता को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा। बहुत अच्छी बात है, सरकार है, आपने चुना है, आपको बिल्कुल जनता के बारे में सोचना चाहिए। इन्वेस्टर समिट के वो 3,300-3.5 लाख करोड़ का बड़ा हल्ला मचा था कि इतने MOU साइन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो सारा पैसा कहाँ है? वो जो MOU साइन हुए थे वो पैसा धरातल पर लगे, हमारे बच्चों को रोजगार सृजित हो, कितनी कंपनियों ने आकर अपने उद्योग धंधे यहाँ पर लगा दिए हैं? मैं पूछना चाहूंगी बीजेपी की प्रवक्ता महोदय इस बारे में मेरे को बताएंगे। सिर्फ हवाई बातें, सिर्फ चुनावी जुमले। 2027 का चुनाव है, उसकी तैयारी में धामी जी जुटे हुए हैं। ठीक है, मैं पहले प्रेम पंचौली जी के पास जा रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझ लेते हैं। सर, क्योंकि कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों की चर्चाएं इस वजह से तेज हैं क्योंकि उत्तराखंड में अगर योग के लिहाज से बात करें तो ये कहा जा रहा है कि 2030 तक 5 योगा हब और इसके अलावा जो स्थानीय हमारे जो कामकाज हैं उनकी राशि बढ़ा दी गई कि स्थानीय को ही 10 करोड़ तक के जो है काम मिलेंगे। और इसके अलावा स्वयं सहायता समूह को लेकर भी इसमें फैसले लिए गए हैं। कैसे हम इन फैसलों को समझ सकते हैं जो धामी कैबिनेट में आए हैं? और विपक्ष भी अपनी बात कह रहा है कि धरातल पर कुछ क्रांतिकारी बदलाव तो देखने को नहीं मिलते जो पिछले फैसले लिए गए आज तक। रवि जी, कैबिनेट कभी गलत फैसले नहीं लेती है और कैबिनेट में जितने लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जीत कर के आए हैं और उनके ऊपर कैबिनेट का जिम्मेदारी अलग से है। तो गवर्नमेंट की आत्मा है कैबिनेट और जनता की उनके से दिल जुड़े हुए हैं। तो कैबिनेट में जो भी फैसले लिए गए हैं, वो चाहे संस्कृत ग्राम विकसित करने की बात हो या स्थानीय उत्पादों को मार्केट में लाने की बात हो, कि जितना हमारे स्थानीय उत्पाद मार्केट में आएंगे उतना उनका बेनिफिट सीधा काश्तकार को मिलेगा। क्योंकि उत्तराखंड में मार्जिनल किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं जिसका ज्यादा होगा पहाड़ी उत्पाद, ये हमारे मोटे अनाज ज्यादा होगा, कम से कम 1 क्विंटल होगा, 2 क्विंटल होगा, 10 क्विंटल होगा, बल्क में नहीं होता है। तो वो छोटे छोटे किसान हैं, उनको 10 किलो 20 किलो बेचना होता है अपना। तो इसके लिए छोटे छोटे हब बहुत जरूरी है। बस सिर्फ चिंता इस बात की है कि उनके उत्पादों को और अधिक उत्पादन में लाना, उस प्रक्रिया में सरकारों को जाना पड़ेगा कि अगर किसी का 10 क्विंटल हो रहा है तो उसको 20 क्विंटल उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और पहाड़ का सीन आप देख लीजिए कि अगर यहाँ रासायनिक खाद आ गई तो एक बार फसल होगी, दोबारा यहाँ फसल नहीं होगी, ये यहाँ के एग्जाम्पल है। तो इसलिए यहाँ पे पशुपालन को भी बढ़ाना पड़ेगा। जब हम कृषि की बात करेंगे, कृषि उत्पादों को मार्केट में लाने की बात करेंगे, उसके पीछे जाना पड़ेगा, उसको रिचार्ज कैसे करेंगे, है ना। तो इस सवाल इस पे है कि वो कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं, लेकिन कैबिनेट के फैसलों पे गवर्नमेंट को, प्रशासन को आगे बढ़ना है कि कैसे करना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो करने वाले की बात है ना, करवाने वाले ने तो बोल दिया कि ऐसा करो। तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है संस्कृत ग्राम यदि उत्तराखंड में बनते हैं तो हमें समझना पड़ेगा, हमें विरोध नहीं करना पड़ेगा। जब हम अपनी परंपरागत पद्धति में जाते हैं, अपनी सांस्कृतिक पद्धति में जाते हैं, पीछे अपने ऐतिहासिक पक्षों को जब देखते हैं तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट उदाहरण है उसका। आर्यभट्ट की पूरी पद्धति, पूरी जो मैथमेटिक्स है, उसकी जो साइंटिफिक चीजें हैं, संस्कृत पे ही उन्होंने सारी चीजों को डेवलप किया है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें
संस्कृत को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखना पड़ेगा, हमें उसके साइंटिफिक रीजन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें हमारे जो वेद पुराण है, महाभारत है, रामायण है, उसमें बहुत साइंटिफिक चैप्टर हैं, उनको खोलना पड़ेगा। हमारे जो कथा वक्ता है वो दूसरी कहानियां सुना करके लोगों को इकट्ठा तो कर देते हैं, लेकिन महाभारत में नियोग विधि जैसे चैप्टर को खोलना पड़ेगा। तो संस्कृत की ग्राम अगर विकसित होते हैं तो संस्कृत ग्राम से बनाने से नहीं होगा, वो एक्टिविटीज में लाना पड़ेगा, उसको एजुकेशनल सेंटर बनाना पड़ेगा, उसमें पढ़ाई करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तो तभी तो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के काम बढ़ेंगे, नहीं तो एक बड़ी बिल्डिंग एक इमारत रह करके देव प्रयाग में रह जाएगी। तो वो एजुकेशनल सेंटर हो, आर्यभट्ट की पद्धति को विकसित करना पड़ेगा, उसको आम चैप्टर, आम जो कक्षा 1 में पढ़ता है, प्राइमरी में पढ़ता है, उसके तरफ ले जाना पड़ेगा। जबकि संस्कृत एक विषय तो है ही, अनिवार्य विषय नहीं है, लेकिन हमारे क्लासरूम में संस्कृत विषय है। लेकिन जब हम संस्कृत को प्रमोट करना चाहते हैं कि हमारे देश में संस्कृत एक ऐसा ज्ञान है जो पूरा विज्ञान को बताता है, संस्कृत से ही विज्ञान पैदा हुए जैसे लोग कह रहे हैं, तो हमें आर्यभट्ट की पद्धति की तरफ जाना पड़ेगा। तो उसके पीछे का जो काम है, जो होमवर्क है, वो हमको करना पड़ेगा। हमें शक इस बात का है कि हमारी कैबिनेट ने फैसले तो ले लिए, लेकिन होमवर्क कितना अच्छा होता है, इस बात का शक मुझे भी है, और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको कितना शक है वो तो अभी उनके बयान बता रहे हैं। तो बहुत सारे जो फैसले हैं, जितने भी फैसले कैबिनेट ने लिए हैं, वो जनता के हक में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए उससे बहुत बड़ा लॉ लश्कर, बहुत मेन पावर, बहुत शक्ति, बहुत संसाधन और बहुत सारी चीजें, अध्ययन और रिसर्च के पेपर, बहुत सारी चीजें चाहिए उसके लिए। तो वो हमें करना पड़ेगा, हमारे सरकारों को करना पड़ेगा, यदि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। जैसे आप योगा सेंटर की बात कर रहे हैं कि 5 योगा बनाए जाएंगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली उत्तराखंड एक प्राकृतिक सौंदर्य, अगर आपको देखना तो उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में जो नेचुरल पैथी है उसको टूरिस्ट से जोड़ना बहुत जरूरी है। लोग स्पा करने आए तो हमारे गांव के होम स्टे में आए, वहाँ ये सब चीजें हो, लेकिन वो तभी होगी जब लोग जानेंगे ना। जैसे हमारे देश की केरला में नर्सें बहुत ज्यादा पढ़ करके आती है, तो अधिकांश हॉस्पिटलों में आप देखेंगे तो जो नर्सेज हैं वो केरला से पढ़ करके आई है। तो हमें यहाँ पर ऐसे योगा टीचर तैयार करने पड़ेंगे जो देश दुनिया में जाए, योगा सिखाएं लोगों को, अपने यहाँ भी सेंटर चलाएं, तभी तो स्वरोजगार से जुड़ेगा ना वो। तो ये ऐसा होगा, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। तो कैबिनेट के फैसले गलत नहीं, हमारे हक में है, हमारे राज्य के हक में है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। बिल्कुल, यानी कि महत्वपूर्ण है कि फैसले बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तगड़ा होमवर्क होगा तो तभी ये फैसले धरातल पर आएंगे। प्रभा जी, आपके पास आ रहा हूँ। विपक्ष कह रहा है कि जमीन पर कोई क्रांतिकारी बदलाव दिखाई नहीं देता, फैसले जरूर सरकार लेती है। आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि स्कूल में क्या, जिस तरीके से जो योग प्रशिक्षु हैं वो तो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि योग में उनको नियुक्तियां दी जाएं, लेकिन उस पर क्या होगा। योग हब की आप लोग बात कर रहे हैं, स्थानीय उत्पाद को लेकर भी सवाल उठाए, और इसके अलावा इन्वेस्टर समिट में अभी तक धरातल पर क्या कुछ उतरा। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, विपक्ष के जो सवाल हैं वो केवल सवाल ही कर सकता है, विपक्ष है तो विरोध करना ही उसका अधिकार है। और बार बार मैं तो यही देख रही हूँ, राज्य में तो जितना भी काम हो रहा है, मैंने तो आज तक कोई सराहनीय उन्होंने कोई कहा हो कि ये सरकार का अच्छा कदम है या कुछ इससे फायदा होगा। और जहां तक रही कांग्रेस की बात, वो तो आज मैं कहूँगी इतनी हताश है, निराश है कि इनको साफ दिखाई दे रहा है कि 2027 में जो चुनाव होगा, अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है सिवाय कि सरकार की जो नीतियां हैं जिन पे हम धरातल पर काम कर रहे हैं उनका विरोध करना, वही इनके पास अब बचा है, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा है। कि कोई ऐसे फैसले आप बता दो तो आप फैसले गिना दीजिए, ये फैसले से इनका ये फायदा हो रहा है प्रदेश में। नहीं, मैं उसी पे आ रही हूँ। देखिए रवि जी, आज तक जब से हमारी धामी सरकार रही है, क्या इससे पहले उत्तराखंड का जो नाम आज है हमारे, मैं कहूंगी पूरे देश में, उत्तराखंड आज कहां से कहां पहुंच गया है। आज ये देख लीजिए, जो देवभूमि थी, आज अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, 4 धाम यात्रा की बात करें, जितने भी तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, इनको तो उसमें भी शक था जब तीर्थ यात्रा शुरू नहीं हुई थी कि व्यवस्थाएं नहीं है, इन्होंने तो पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन आज वहां अलग अलग राज्यों से तीर्थयात्री आ रहे हैं, हम उनको डेली सुन रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं व्यवस्थाओं के बारे में कि हर साल जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो रही हैं, और हम हर बार आना चाहेंगे, औरों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, सरकार ने इतनी ज्यादा उनके लिए सुविधाएं दे रखी हैं। तो इनको तो हमेशा आलोचना करना और इनको शक होना इनके दिमाग में, उसका तो अब कोई इलाज हम नहीं कर सकते। दूसरा मैं ये कहूंगी, रोजगार की बात बार बार उठाते, तो एक धामी सरकार ही है जिसने राज्य में पहली बार
जो रिकॉर्ड तोड़ हम कहेंगे सरकारी नौकरियों में भी 23,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। सरकारी नौकरियों में ये अपना आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इतने कितने लोगों को रोजगार दिया है। और अगर कांग्रेस की नजरों में और कोई विकल्प बता दीजिए युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का। इनका काम केवल जो नजरें ये आंकड़े देखती है वो केवल सरकारी नौकरियों की उठाते हैं, जबकि उसमें भी धामी सरकार अव्वल है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। और स्वरोजगार के माध्यम से जो हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं आज अपने युवाओं को, इसमें क्या गलत है? उसके लिए हम अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। अगर उन योजनाओं के माध्यम से हम उत्तराखंड को एक आत्मनिर्भर राज्य बनाएंगे, यही हमारी कोशिश नहीं है, बल्कि हम कहेंगे हम ये चाहेंगे कि 2047 में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम पूरे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्यों की भागीदारी, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य की जो भागीदारी है वो सबसे ज्यादा हो आत्मनिर्भर बनाने में। आप बात भी अच्छी करते हो, दावे भी अच्छे होते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं होते। विपक्ष का सवाल ये है ना कि देखिए, विपक्ष को तो मैं ये कहूंगी, आप ये मुझे बता दीजिए, नहीं अगर हमारे इन्वेस्टर समिट में आज उत्तराखंड को एजुकेशन हब हम कहते हैं, आईटी हब, अब अगर आप चले जाइए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं करते तो कहां से इतने ज्यादा यहाँ पे आईटी सेक्टर आ गए हैं? तो किसने वहां पे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जितने भी एमओयू साइन हुए वो इनको दिखाई क्यों नहीं देते हैं? क्या उनका एक एक आंकड़ा तो ये लेते क्यों नहीं है? आप जाइए आरटीआई के माध्यम वहां पे डालिए और पूछिए कितने यहाँ पे आपके आईटी हब्स हैं, कितने एजुकेशन हब है, तो वो इनके बारे में कुछ भी इनको नहीं पता है। अब आप ये देख लीजिए, आप जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज आई हैं, नई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, आज हमारे राज्य में जो छोटी छोटी चीजें हैं क्या वो बन नहीं रही है? आप जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, आज हम यहाँ से हम ये कहेंगे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, कितना ज्यादा हम आगे बढ़ गए हैं, आज उसमें कितनी ज्यादा दवाइयां यहाँ पर बन रही हैं, वो हम बाहर भेज रहे हैं यहाँ से, उनके बारे में इनको नहीं पता है। वो कह रहे 2-4 इंडस्ट्री के नाम बता दीजिए। आप ये इन्वेस्टर समिट की बात, एक बात बताइए रवि जी मुझे, जितने भी हमारी होटल इंडस्ट्री है, जितने भी हमारे रिजॉर्ट्स हैं, आज हम ये मुद्दा लेके आए कि योग नीति बनी है यहाँ पर। क्या इससे पहले यहाँ पे योग के जो पतंजलि योग सेंटर्स है, ऋषिकेश में इतने योग सेंटर्स है, वो नहीं चल रहे थे? जो बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं वो तो ऋषिकेश में हमने देखा है जगह जगह योग सेंटर्स खुले हुए हैं और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है। लेकिन जो योग नीति आई है आज हम उसमें जो चर्चा कर रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये कि जब सरकार उस क्षेत्र में खुद आगे आ रही है, सब्सिडी उसमें दे रही है, तो निश्चित तौर पर हम इसको वैश्विक राजधानी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात रवि जी मैं कहूंगी कि ये जो निर्णय है ये इसलिए भी 100% सक्सेसफुल होगा क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड का वातावरण है, जिस प्रकार से योग सेंटर्स के लिए, वेलनेस सेंटर्स के लिए हमें चाहिए होता है, तो वो तो मैं कहूंगी गॉड गिफ्टेड है उत्तराखंड के लिए। जितने भी पर्वतीय राज्य होते हैं वहां पर क्या है, आपको एक योगा के लिए एक शांत जगह चाहिए, जलवायु, एक पर्यावरण चाहिए। और पिछले दिनों ही हमें कई लोगों ने ये बात रखी भी थी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर वेलनेस और योगा सेंटर अगर खुलेंगे तो उससे तो बहुत ज्यादा रोजगार हमारे युवाओं को मिलेगा। और ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। अभी आपके उन्हें भी यही चीज बताई थी कि स्कूल हो, कॉलेजेस हो। ठीक है, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ उमा जी। देखिए, मैंने जो प्रश्न पूछे थे बहन उनका जवाब नहीं दे पा रही हैं। नहीं, मैं आपकी बात पे आ रही हूँ। आपने स्कूल कॉलेजेस के लिए पूछा था कि क्या वहां पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर दी जाएगी। और ये देख लीजिए कि वहां पर जो ये उन्होंने नीति आयोग बनाया, इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा दिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भी पैसा दिया जाएगा। क्या स्कूलों में योग टीचर नियुक्त होंगे? सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी? जो हमारी सरकार है वो शुरू से ही प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये कहा है कि आज अगर हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, योगा का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अभी अभी उन्होंने स्पेशल इसके लिए बजट भी दिया है कि जो, क्योंकि हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्कूल में होगा, वहां पे जो हमारे ट्रेनिंग जो योग टीचर्स होंगे, जब वो बच्चों को सिखाएंगे तो तभी ये चीज आगे बढ़ेगी। इसके लिए उन्होंने ये भी स्कूलों को कहा है कि आप योगा टीचर रखिए, उनके लिए पैसे भी दिए हैं। अभी भी निर्धारित कर दिया है कि 250 रुपए पर सेशन के हिसाब से दिया जाएगा। उनको जितने सेशन लेने के लिए वो लोग आएंगे उसको भी निश्चित कर दिया गया है। और जैसे ये नीति लागू होती है तो सरकारी स्कूलों को ये देना पड़ेगा उनको। योगा टीचरों को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है वो,
और उस पर फैसला अलग से लिया सरकार की जाना। तरफ से कोई आज फैसला तो कोई स्कूलों फैसला में नहीं है, टीचर्स का क्योंकि नहीं आया है। परमानेंट नियुक्ति को लेकर वो लोग लगातार बहुत लंबे समय से ये मांग हमारी रहे समस्या नहीं है, विपक्ष अपनी समस्या सुलझाए। उनको तो जब 4 धाम यात्रा शुरू नहीं होती उससे पहले ही व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर ठीक है, देने ठीक है, हैं। ठीक हम है। कह रहे हैं योगा से युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्यों रोजगार नहीं मिलेगा? जब हमारे ही प्रदेश में योगा सेंटर्स खुलेंगे, हमारे अपने जो बच्चे यहाँ के वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, उनको रिसर्च के लिए पैसा दिया जा रहा है, जो होम स्टे है वहां पर ये फैसिलिटी दी जा रही है। और हमें पता है कि इससे पहले जो हमारे योगा सेंटर्स थे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ये आयोग जो ये विभाग होगा उसका काम होगा कि जितने भी हमारे योगा सेंटर है वो उनका मॉनिटरिंग रजिस्ट्रेशन करेगा। करवाना, ठीक है, अभिषेक उनको भंडारी, रेटिंग्स भारतीय- देना। भारतीय तो आप जनता बताइए पार्टी- इसमें कौन सी कमी रह गई ठीक है? है, भारतीय अब जनता अगर पार्टी ये विपक्ष कह को रही है नहीं कि समझ अब में आ रहा है तो ये हम- उनकी समस्या है, उनका कोई विजन नहीं है, मैं कहूंगी मुद्दा नहीं है। ठीक है। केवल सरकार की नीतियों की को कोसना, सरकार की आलोचना करना, अगर इससे उनको लगता है कोई फायदा आने वाले समय में उनको मिल जाएगा तो ये उनकी सोच है। लेकिन हम अगर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी तो हम ताजमहल जनता वालों के को बीच में कैटरिंग अपने क्यों दी काम थी की मैम? वजह थोड़ा से सा इस हैं पे बता और हम दीजिए। अपने काम के साथ ही जनता के बीच में ताजमहल जाएंगे। होटल वालों को इन्वेस्टर समिट की कैटरिंग क्यों दी गई थी? क्या उनको हम उत्तराखंड का खाना नहीं खिला सकते इन्वेस्टर थे? समिट की जो कैटरिंग थी वो लोकल उत्पाद उसमें कितने ज्यादा थे ये हम सबने देखा है। जगह जगह दिखाया गया था, बताया गया था कि जो लोकल हमारे प्रोडक्ट्स हैं। और रवि जी आप देख लीजिए 4 धाम यात्रा में भी जहां जहां यात्राएं हो रही है, हमारी सरकार कहीं कोई ऐसी कमी नहीं केवल छोड़ती हमारे है कि जो उत्तराखंड लोकल में हमारे हरीश रावत products जी एक हैं व्यक्ति या हैं local जो लगातार handicrafts लोकल हैं, उत्पाद को उनको बढ़ाने का फायदा प्रयास ना दिया लगातार जाए। करते हैं। और देखिए, लगातार वो मैंने काफल हमेशा पार्टी विपक्ष में और यही दूसरे देखा है बहुत कि सारी अगर चीजें करते हैं। हमारे बीजेपी के किसी कोई नेता की तरफ से एक कहीं भी बाहर भी इस अगर तरह का किसी कोई और ने प्रयास एक नजर नहीं कैटरिंग आता। ले ली और 100 कैटरिंग हमने अपने लोगों को दे दी तो वो 100 कैटरिंग को बताएंगे नहीं, वो केवल एक उस कैटरिंग को लेके बैठ नहीं, जाएंगे। आप बताइए, तो चलिए, मेरा आप कहने का बताइए, मतलब ये कहाँ पर है हमारे कि देश उत्पादों आज आप कैटरिंग ये की देख गई? लीजिए जितने भी हमारे पहाड़ी स्टॉल लगते हैं बड़े बड़े, अभी हैंडीक्राफ्ट्स का लगा हुआ है, जितनी भी महिलाएं वहां पर आ रही हैं स्वयं सहायता समूह की, तो क्या उनका सामान नहीं बिक रहा है? जितने भी वो वहां पे स्टॉल फूड के लेके आ रहे हैं, क्या उनका सामान नहीं बिक रहा है? आप उनसे बात कर रही है, आप चैनल्स पे खुद दिखा रही है, दिन में भी आज यही आ रहा था कि किस प्रकार वो महिलाएं खुश है, उनको प्रोत्साहन सरकार की तरफ से अभिषेक दिया जा भंडारी रहा जी, है। तो मैं भारतीय तो जनता पार्टी सिर्फ कह रही है कि एक- आप कोई चीज शुरू नहीं होती आप लोग सवाल पहले उठा लेते हैं। मैं अपनी भाजपा के विद्वान प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन प्रभा बंदोनी जी का अभी जो उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या झंडे गाड़ दिए 4 धाम योजना में 4 धाम यात्रा में, जरा आप जाइए जरूर। 4 धाम यात्रा जिस दिन शुरू हुई थी, केदारनाथ, भगवान केदारनाथ में सरकार के विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगे थे। अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस डर से बद्रीनाथ जी नहीं जा पाए कि वहां भी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। और आज वहां पे माननीय स्थानीय मुख्यमंत्री जी की हम सबने देखा था कि देहरादून में उनको कैबिनेट की बैठक थी, सेम उसी टाइम वो वहां पर थे, उनको बैठक चलो, लेनी थी। अब अगर केदारनाथ वहां में पे आपके मुर्दाबाद मुर्दाबाद के के नारे नारे तो कांग्रेस लगे के थे। लोग खड़े हो गए 8-10, वो सरकार माननीय कांग्रेस ने वहां पे पहले मुर्दाबाद के मुख्यमंत्री नारे हैं लगवा जिनके दिए, तो सामने इसमें हम क्या मुर्दाबाद कर के नारे सकते लग रहे हैं? हैं। तो ये सब विपक्ष के लोग खड़े रहते हैं जिनको 4 धाम यात्रा से प्रॉब्लम है, अपने राज्य को बदनाम करने में लगे हैं। चलिए, लोग अच्छा, अपने अच्छा, राज्य मुद्दे को पर। आगे अभिषेक बढ़ाते भंडारी हैं जी। और विपक्ष क्या कर रहा है यहाँ भंडारी जी पर? मुद्दा अपने ये है राज्य कि को बदनाम आप लोग कर रहा है जगह जगह। आप हाँ योग नीति मतलब आप लोग पहले ही सवाल उठा लेते हैं। बीजेपी ये कह रही है कि अभी तो हमने शुरुआत ही की, कल तो लेकर आए रवि जी, हाँ। प्रवक्ता के रूप में कई बार हम आते हैं, कई बार दूसरे लोग आते हैं, कई हर पार्टी के अलग अलग। ऐसा नहीं कि यहाँ पे यूकेडी के प्रवक्ता भी हैं, हमारी बहन उमा सिसोदिया हैं आम आदमी पार्टी की। ऐसा नहीं है कि सरकार की हर बात पे विरोध किया जाता है। आपने देखा होगा कई बातें ऐसी होती हैं जिसमें सरकार की तारीफ की जाती है, लेकिन जब आप कोई भी चीज धरातल पे नहीं उतारते हो, आप बताइए, आपने एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ने वाला 4 धाम यात्रा का तो मैंने बता दिया, आपने एक यूसीसी कानून लेके आए थे, क्या हुआ उस यूसीसी कानून का? आज तक कितने कानून में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा मैं दिया? वही आपको तो पूछना इसमें चाह रहा भी हूं, आप जरा डाउट हो डाटा रहा के साथ था। बताइए हमें कितने लोगों ने आज रजिस्ट्रेशन कर दिया? 1,50,000 और 1,50,000 योजना लाए, इसमें UCC का लोगों पूरा के डेटा, आंकड़े आप आ गए वेबसाइट पे और जाएंगे पूरा आपको डेटा। मैं ये मैं- बताना चाहूंगी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, आपके कांग्रेस के पार्षद आयोजित कर रहे हैं, ये भी मैं आपको आंकड़ा दे दूंगी। और वहां पर जा रहे हैं और आयोजन मेरे ही क्षेत्र में करवा रहे हैं, तो वो क्यों आयोजन करवा रहे हैं? इतनी तादाद में mandatory वहां है पर ना, लोग आ रहे कांग्रेस के भी होंगे हैं। तो उनको तो बनाना आप पड़ेगा, किस मैरिज प्रकार से सर्टिफिकेट ये बनाएंगे। प्रश्न उठा रहे हैं कि मैं
लोग इंटरेस्टेड नहीं है। पहले आप आंकड़े लीजिए, जाइए तो सही क्षेत्रों में क्या काम हो रहा है। अच्छा, उनकी पहले पूरी बात आने दीजिए, ठीक है? भंडारी जी पूरी बात, बातें करना। अच्छा पहले पूरी बात आने दीजिए, पूरी बात नहीं आई उनकी। तो ये कहना कि झूठ पे झूठ बोलना, तो इसको कहां तक एक सेकंड, उनकी पूरी बात आई नहीं। हाँ भंडारी जी। प्रभा बंदूनी जी, आप भाजपा की विद्वान प्रवक्ता हैं, अपना डाटा भी रखती हैं, लेकिन मैं यूसीसी ही, मैं जितने आपके सरकार के, आप बताइए कैबिनेट की कितने फैसले और कितने धरातल पे उतरे हैं? चलो आप ही इस चर्चा में बताइए कितने आपने धरातल पे उतारे। मैं योग नीति की बात कर रहा हूं। इससे पहले, एक हफ्ते पहले अगर कोई नीति, कोई चीज आ गई, आप बोलोगे ये नई नीति ले आ रहे हैं हम। कभी खेल नीति, कभी मिलेट नीति, कभी आयुष नीति। भाई सरकार बौखलाई नहीं तो क्या है? आप बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी। चलो आप पहले आप बताओ। मैं भंडारी जी को ये जवाब देना चाहूंगी। ये कह रहे हैं कि आप नीति लेकर आ रहे हैं, तो देखिए मैं कांग्रेस से प्रवक्ता जिसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए पहले नीतियां ही तो बनेगी ना। किसी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में एक चर्चा होती है, प्लानिंग होती है, और जब वो प्लानिंग होती है उसके लिए बजट भी आवंटित किया जाता है। जब वो बजट हम पास करते हैं उसमें समय लगता है। आज कई बार क्या होता है, अभी मैं कल की आपको बताती हूँ, एक पुल का निर्माण हुआ है हरिद्वार में। वहां पे जो अब वहां की जो विधायक, जो मैं कहूंगी अब है, वो कह रही है कि ये मैंने बनाया। और जबकि उस पुल के निर्माण के लिए 3 साल पहले जब वहां पे बीजेपी के, मैं कहूंगी, विधायक थे, उन्होंने उसका प्रस्ताव दिया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि ये जो श्रेय लेने की होड़ होती है, यही विकास कार्यों को आगे नहीं बढ़ने देती है। ये कह देना कि आज मैंने प्रस्ताव दिया और अगले ही दिन वो प्रस्ताव पास हो गया, ये सबको पता है कि हर चीज में कार्यवाही होती है, उसमें समय लग जाता है। लेकिन जो श्रेय लेने की होड़ है, झूठा आकलन हम ना करें, सही बात रखें। उससे क्या होगा, जनता को भी फायदा होगा और जो हमारे विकास कार्य है उनको भी आगे बढ़ने का, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता हमने नीति आज बनाई, हो सकता है इसमें प्लानिंग करते हैं, चर्चा करते हैं किस प्रकार कहां पर क्या काम होगा, उसमें निश्चित तौर पे समय लगता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी। दीपक रावत जी, इसके अलावा योग नीति के अलावा भी आ रहा हूं जी, बात उद्योगों की भी की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर मैदानी क्षेत्र है, उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि उद्योग एक ऐसी चीज है कि अगर इसको लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा। देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि अच्छा कदम है, और बजट 35 करोड़ से नहीं होने वाला। 100-200 करोड़ का बजट होता तो समझ में आता है कि दूरगामी परियोजना क्या योजना बनाई जा रही है और बहुत लंबा है। सकती है, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ा नहीं सकती। देखिए हो क्या रखा है, हमारा ध्यान एक तरफ नहीं जा रहा है। आपको लगातार है कि इस प्रदेश में योग जो प्रशिक्षक ले रखे हैं, लगातार सड़कों पे उतरे हुए थे, वो अपनी नियुक्ति मांग रहे थे स्कूलों में। सरकार ने बहुत समझदारी से एक काम करा। अब उनको 250 रुपए पर, जो आज योग नीति निकली है, उस योग नीति में दे दिया है कि अब आपको कहीं कहीं भेजा जाएगा, चाहे स्कूल में भेजा जाए या कहीं किसी होटल में भेजा जाए या कहीं भी भेजा जाए, 250 रुपए पर 1 घंटे का जो आपको वेतन मिल जाएगा। यानी सरकार उनको नियमितीकरण की तरफ नहीं बढ़ रही है। जो उनकी मांग थी उसको डाइल्यूट कर दिया गया है ये योग नीति के तहत। अब तो उनको स्कूल में, अगर आज बात आ रही है स्कूलों में, तो स्कूलों में उनको भेज दिया जाएगा, जाइए 2 घंटे पढ़ा के आ जाइए, 2 घंटे योग सिखा के आ जाइए, 500 रुपए मिल जाएंगे आपको। यही तो सरकार कर रही है। सरकार हिम्मत कैसे कर सकती है जब वो जो हमारे जो टीचरों की भर्ती गेस्ट टीचरों से इस तरह का काम चल रहा हो, वहां वो भर्ती नहीं कर रही हो, डायरेक्ट भर्ती से बच रही हो, तो योग शिक्षकों को, प्रशिक्षकों को नौकरी कैसे दे सकती है वो? तो बहुत समझदार तरीके से डाइल्यूट कर दिया गया। अब उनको कह दिया गया कि आप योग नीति के तहत आ गए हैं, आपके पास आप चाहे तो अपना प्रशिक्षण केंद्र खोलिए, अगर आप कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए तो न्यूनतम वेज आपको मिल जाएगा। ये एक तरीके से उनके आंदोलन जो लगातार प्रदेश में चल रहा था, उसको खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है, इससे स्थानीय लोगों का भविष्य में बहुत अच्छा, जो लोग इसमें अपने केंद्र खोलना चाहेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोग हैं पहाड़ में जिनके पास 1 करोड़ रुपए का पैसा है, 80 लाख रुपए अपने होंगे और 20 लाख वो सब्सिडी के लिए करेगा। आप मुझे बताएं कितने पहाड़ के लोग हैं, मूल निवासी। 1 करोड़ का बजट है, अगर उसको योग केंद्र खोलना है, अगर अब गांव में तो जमीन लेनी पड़ेगी, कहीं होटल बनाना पड़ेगा या कहीं कुछ करना पड़ेगा। मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो एक हॉस्पिटल बनाने में उनकी हालत खराब हो जाती सरकार की, वहां पर योग प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा कोई बेरोजगार? ये दोहरी नीति है। मतलब आपसे हॉस्पिटल तो चलाए नहीं जा रहे, वहां पर जो शिक्षक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो तो चलाए नहीं जा रहे, जो कि उसमें चले हुए, और बेरोजगार जो है वो खोल देगा अपना वहां पर
उसका योग केंद्र, क्या विरोधाभास है? लेकिन हम मान के चल रहे हैं ये सिर्फ एक तरीके से छलावा किया जा रहा है, लेकिन हम फिर भी मान के चल रहे हैं कि अगर सरकार की नीतियां सही हैं और इसको सही ढंग से इस पे काम किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत से बेरोजगारों को भविष्य में इस पे काम मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है। लेकिन वही सरकार ने योग जो प्रशिक्षक थे, जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर दिया है कि उनको डायरेक्ट नियुक्तियां स्कूलों में नहीं दी जाएंगी, क्योंकि अब वो सिर्फ आवर के साथ जाएगा। तो सरकार इस तरीके से काम कर रही है। रही एक नीतियों की बात, किस प्रकार से सरकार की नीतियां कुठाराघात करती हैं, तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, आपने माल्टा खाया है कि माल्टा पिया है? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रभा बंधुओं से पूछना चाहूंगा, आपने काफिल खाया है, काफिल पिया है? शर्म आ रही है हमें इस प्रदेश में रहते हुए कि आज जो है हम प्रदेश माल्टे के नाम से जाने जा रहे हैं। हम माल्टा खाने के नाम से नहीं, माल्टा पीने के नाम से। तमाम आप YouTube चैनल उठा दीजिए, उसमें देखिए कि माल्टा किस नाम से बिक रहा है, काफल किस नाम से बिक रहा है। ये स्थानीय उत्पादन का जो शब्द है उसका दुरुपयोग किस तरह से करा है, व्यवसायीकरण किस प्रकार से करा है, कौन सी नीति है ये कौन सी आबकारी नीति इस प्रदेश में? कौन से मान सम्मान हमारा बढ़ रहा है पहाड़ियों का? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं इस पे। ये कौन सी नीति है, जवाब दीजिए ना। ठीक है, प्रवीण जी शॉर्ट में जवाब दीजिए। फिर चित्र नहीं दिखाना चाहता हूं इसमें आपके माध्यम से, प्रेम पंचोली लेकिन के मैं पास पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, ले नेता लीजिए, बताएं जवाब ले लीजिए। कि वो माल्टा खा रहे हैं या माल्टा पी रहे हैं? ठीक है, प्रवीण जी काफल खा रहे हैं या काफल पी रहे हैं? अभी नीतियों की बात करते हैं। जवाब देना चाहूंगी कि वो ठेकेदारी लेना बंद करे पहाड़ काहे की ठेकेदारी? ठेकेदारी आबकारी विभाग आपके पास है, ठेकेदारी हम पहाड़ी करेंगे। लोगों के वही स्थानीय रहनुमा नामों का है उपयोग आप जो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, आप उसमें ही मुझे पहाड़ बताइए, में आज आप जितना भी भारतीय रोजगार जनता बढ़ा पार्टी है, के जितने नेता पहाड़ के हैं, लिए जितने वो भी माल्टा काम खा रहे हैं, माल्टा पी रहे हैं। भारतीय जनता बताइए पार्टी ने ना। किया है। आपकी जो नीति की बात यूकेडी कर रहा हूं, वाले सरकार हैं, की जब नीति। ये आप सत्ता में काफल खा रहे हैं, इनका जो काफल पी मूल रहे हैं। स्वरूप है वो खत्म हो चुका है। आप अब ये काफल केवल खा रहे इनकी हैं, नजर काफल पी रहे हैं, सत्ता पे बता दीजिए है। बस। ये केवल ये चाह रहे हैं कि अगर जो आप काफल 27 खा रहे हैं तो चुनाव जनता को होंगे, काफल उसमें पीने के लिए किस क्यों रखी प्रकार हुई है? सत्ता में इनकी अगर भागीदारी भारतीय हो। जनता पार्टी के जितने नेता दगाबाज ये लोग माल्टा हैं, खा मैं रहे ये हैं तो कहना माल्टा चाहूंगी पीने के कि लिए क्यों दगाबाज इस कोई प्रदेश और में? पार्टी नहीं है। बताइए ना, ये कौन सी यूकेडी नीति नाम से है? अपने सुन को लीजिए, सुन तो क्षेत्रीय लीजिए। पार्टी समझती है, रवि क्या जी, आंदोलन ये कर कौन सी रही नीति है? है? बताइए आज ना। इनका एक नेता क्षेत्र हम में तो मुझे जानना बता चाहते दीजिए, हैं। जो एक पहाड़ों में सेकंड। काम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, पहाड़ों की आपका जनता जवाब के लिए क्या? काम कर रहा हूँ। अच्छा सवाल पर जवाब दे दीजिए। आप मुझे जवाब ये दीजिए ना। बताइए, इनका कौन सा नेता है जो ठीक पहाड़ों है, में काम कर ठीक रहा है, है? प्रेम ये कौन नहीं है। क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी है? पार्टी माल्टा खा रही है, भारतीय माल्टा जनता पी रही है, बता पार्टी दीजिए है जो बस। स्थानीय जो हमारी अगर सरकार है तो पहाड़ों में प्रभा काम जी, भी हम ही कर रहे हैं। वहाँ पे आप सड़कें अपने पहुंचाने का कार्यकर्ता काम जितने हो, भारतीय जनता चाहे पार्टी के वहाँ होंगे, पे हमसे पूछ लीजिए, मैं हॉर्टिकल्चर पूछना की बात हो, चाहूंगा। एग्रीकल्चर मैं की पूछ बात रहा हो, हूँ। हमारी सरकार ही उसमें सब्सिडी दे अरे रही है। आप ही की सरकार चाहे ने वहाँ माल्टा पे बाजार डेयरी में के उतारी है। products हो, चाहे वहाँ पोल्ट्री, अरे मैं आप ही की कौन सरकार सी की बात नीति हो। की तारीफ अभी कर रहा हमने हूँ। पिछले दिनों रवि जी एक रिपोर्ट देखी थी कि जो वहाँ पे रवि जी, सेना के जवान है, इन्हें ITBP समझाइए के कि जवान मैं है, इन्हीं की उनको नीतियों की कहा बात कर गया रहा हूँ। कि मैं आप खाली स्थानीय पूछ रहा लोगों हूँ से ही प्रोडक्ट्स लेंगे। भारतीय लेकिन जनता ये पार्टी के लोग नेता लोग अपने आप माल्टा को खा रहे क्षेत्रीय हैं, पार्टी माल्टा पी समझते रहे हैं। हैं। तो आप बताइए अरे, कौन सा नेता इनके मुद्दे धामी जी, उठा रहा है? धामी जी बताइए यहाँ ना। पे इसी अरे कमरों ठीक है, में बैठ ठीक के ठीक पहाड़ अच्छा पे एक लगे मिनट, रहते मैं हैं। प्रेम तो पंचोली के अपने पास आप को ठीक पहाड़ है, के जवाब ठेकेदार नहीं देश में बंद भारतीय करें। जनता पार्टी बताई भारतीय तो सही, जनता हम तो पार्टी जानना ने चाहते पहाड़ों हैं। की जनता के लिए भी काम किया माल्टा है। खा रहे जितना हैं, हमने माल्टा वहाँ पी के रहे लिए हैं। काम किया है, अरे ठीक है, काफल ठीक खा है रहे प्रभा जी, हैं, ठीक है काफल प्रभा जी, पी ठीक रहे है, हैं। ठीक है प्रेम पंचाली जी के पास ये तो ठीक है प्रभा जी, प्रभा जी हो गया, प्रभा हो जी, गया, कोई बात नहीं, हो गया, आप ठीक है दीपक जी, नेतृत्व से पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा हूँ, विषय पर आ ले। पंचोली जी, मैं आपका फाइनल कमेंट चाहता हूँ, क्योंकि सरकार जो फैसले लेती है, आपने ठीक कहा कि कभी फैसला गलत नहीं होता, वो धरातल पर कितना उतरेगा इसके लिए इंतजार करना होता है और उसके लिए होमवर्क कितना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गलत भी होते कई फैसले, पंचोली जी, कैबिनेट उनको कई बार एक सेकंड बदले भी गए हैं। बनर्जी जी, मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ कि जैसे अभी दीपक जी का जो दर्द है वो उछल करके बाहर आया है, तो ये कहना गलत है कि पहाड़ का ठेका किसने लिया है। जो पहाड़ उत्तराखंड पहाड़ में रहते हैं उसको पहाड़ का ठेका लेना ही चाहिए। यदि आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि फलाने ने ले रखा, तुम भी ले लो, क्या दिक्कत है उसमें। अरे नहीं लेंगे तो ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि अगर आप योग नीति बनाते हैं तो आप सबसे पहले कम से कम एक इंटरमीडिएट कॉलेज में एक योग टीचर को परमानेंट कर दीजिए ना। सारे योग टीचर सड़क में घूमने बैठा और आप उनको बोलेंगे तुम दुकान खोलो, सवाल ही पैदा नहीं। तो ये जो नीति में अनीतियां हैं, अभी तो मेरे पास नीति आई नहीं, लेकिन जिस तरह से दीपक जी ने बोला और सब लोगों ने बोला, उससे ये लग रहा है कि पता नहीं इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये काम। दूसरा सवाल इस बात का है कि अगर पहाड़ छोड़ो, उत्तराखंड के हित में कोई फैसले लिए गए हैं, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में उर्गम एक घाटी है और सबसे सुंदर ब्यूटीफुल, मतलब ये कल्पेश्वर मंदिर वहां पर है, 5 केदार में से एक केदार वहां पर है। पूरे देश भर के तीर्थयात्री वहां पर आते हैं, जो 5 केदारों को घूमना चाहते हैं, वो एक तीर्थयात्री वहां पर आते हैं।
लेकिन 15 किलोमीटर सड़क भाई साहब 15 साल से जस की तस है, लोग जान हथेली पे रख करके कल्पेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? क्योंकि वहां विधायक भी नहीं सुन रहे हैं। और दूसरा, जो पूरी उर्गम घाटी है, लगभग 70 मकानों में इतनी दरारें आ चुकी है, लोग घर छोड़ छोड़ करके चले जा रहे हैं अब दूसरी जगह बसने के लिए। तो हमारी सरकारों को ये समझने की जरूरत है कि आप जो भी पॉलिसी लाएं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए जरा। तो मतलब वो दिखना चाहिए कि इम्प्लीमेंट कीजिए जरा। आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देख लीजिए कि देहरादून से जोशीमठ मात्र 250 किलोमीटर है भाई साहब, 1200 रुपए किराया है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आप और हम तो करेंगे नहीं ना। इनकी जो मशीनरी है, इनके जो डिपार्टमेंट है जो इस विभाग को देखता है, परिवहन विभाग है या रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, किसी का ध्यान ही नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं जो पहाड़ उत्तराखंड के लोगों को आहत कर रहा है, बार बार आहत कर रहा है। सिर्फ यहाँ के जो नेचुरल जो चीजें हैं वो लोगों को संतुष्ट कर देती, थोड़ी देर गुस्सा करके बाद में सब तीर्थयात्रियों को संतुष्ट कर देती। अपने बलबूते पे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने विकास के कामों को, जिस काम के लिए आप नीति बना रहे हैं, जिसके फैसले आप ले रहे हैं, जनहित के लिए ले रहे हैं, कृपया उन्हीं के साथ आप काम कर दीजिए जरा। जो काम पाइपलाइन में है उसको कर दीजिए जरा। ऐसा कुछ नहीं है कि फलाने ने कोई काम कर दिया, इसने नहीं कर दिया। हमेशा प्रपोजल जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। वो किसी भी पक्ष विपक्ष के विधायक ने दे चुके होंगे। दूसरे बार में जब प्रपोजल खुलेगा तो वो दूसरा विधायक होगा। तो ये एक गलत धारणा है कि इसने क्या कि उसने क्या। जो जनप्रतिनिधि होगा काम करेगा ही, उसको करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने चुनाव जीता है और जितवाया लोगों ने वोट दिया उनको। तो जनता के हित में काम करना जरूरी है। और मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष को काम करवाने की ताकत बनानी पड़ेगी। और जो प्रवक्ता ज्ञान बांटते हैं, मुझे लगता है कि उनको अपनी एक्टिविटीज बतानी पड़ेगी। ज्ञान फैलने से नहीं होगा। सब लोग पढ़ लिख करके आगे, सबको पता है कि सिद्धांत क्या है, विचार क्या है, लेकिन आपका काम क्या है आप बताए ना एग्जाम्पल दे करके। तो कहना यह है कि जो हमारी नीति है वो जनहित में है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगी उस पर बात करने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इम्प्लीमेंट कैसा होगा उस पर काम करने की आवश्यकता है। उमा जी, आपका फाइनल कमेंट। और अभिषेक जी। उमा जी। देखिए, मैं सिंपल सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बातें ना रह जाएं कि आप कैबिनेट में आए, अखबार में आपका बड़ा सा कल मेन पेज पे छप जाएगा, हम लोगों ने डिबेट कर लिया, उसके बाद हम सब लोग अपने अपने घर और आम जनता फिर अपने संघर्षों में शामिल। अभी प्रभा जी ने एक बात कही कि हमने महिलाएं आके मेले में जो लगे होते हैं हस्तशिल्प मेला, उसमें अपने उत्पाद बेच रही हैं। आप समझिए कैंतुरा जी कि कितने कम मार्जिन पर वहाँ पर बेचा जा रहा है। एक हाउस ऑफ हिमालयाज करके एक शगुफा था कि हमारे सरकार जो है उत्पाद खरीदेगी, पे उससे पहले हिमाद्री के नाम से एक ब्रांड बनाने की कोशिश की गई थी कि हाउस ऑफ हिमालयाज जो है उत्पाद बेचेगा और उसको वर्ल्ड वाइड बेचा जाएगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे एक गाँव की एक महिला का उत्पाद अमेरिका में, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में सरकार ने कहाँ बेचा है? कितना पैसा कमा के सरकार उसके लिए लेकर आई है कि हमने आपका ये उत्पाद जो है हमने आज बर्लिन में बेच के आए हैं और न्यूयॉर्क में बेच के आए हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। आम जनता सिर्फ संघर्ष कर रही है। महल नहीं बना रहे अपने लिए। आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए रवि जी, ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके मुख्यमंत्री कोरोना में जो मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर के पैसे आते हैं उससे ये शीश महल बनाते हैं। हाउस ऑफ हिमालय से हम ये ब्रांड और इन लोगों के इस जिले के लोगों के, ठीक है। अच्छा, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है, ठीक है प्रभा जी, वक्त इतना ही है। गर्त में ये चली गई है तो दूसरों को ज्ञान ना बांटे, उनकी जो सफलता है लेकिन अगली बार आंकड़ा, ठीक है भंडारी जी, वक्त नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। फिर कभी जब चर्चा करेंगे तो उस वक्त जो है आंकड़ों के साथ उस पर भी बातचीत हो जाएगी। क्वेश्चन आवर में वक्त इतना ही, इसलिए सभी को रोक रहा हूँ। आज हमने बात की कि कोई भी सरकार हो जब वो फैसले लाती है तो प्रदेश हित में ही होते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होता है कि वो धरातल पर कितने सही साबित होते हैं और उनको सही साबित करने के लिए कोशिशें कितनी होती हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।